आप ज्वाइन करो। क्या नाम है बेटा, बाहर से एक चेयर ले लो। एक, हाँ, या किस रूम में होगे? शांति ले आओ आप। नरेंद्र किस रूम में है? बीच वाले कमरे में हो। एक मिनट। चाय प्लीज। अरे आप मेरे को बताते, मैं चेयर ला देता क्या? आप काम में बिजी थे ना। अब आप ज्वाइन करो। कर लिया, हम बाय डिफॉल्ट होस्ट बन गए हैं। तिवारी जी नमस्कार।
ग्रेट लर्निंग पे कौन है? नमस्कार जी तिवारी जी। नमस्कार साहब, नमस्कार कोहली साहब, स्वागत, अभिनंदन। डॉक्टर संजीव जी को भी नमस्कार। डॉक्टर दिनेश को थोड़ा सा तो सोचो बेटा, आप यहाँ रहो बेटा। तो उनकी एक डिग्निटी होती है ना, डेकोरम होता है उसका, उसके साथ चलने से नहीं होता। इतनी देर से ना रहो ना आपको। तिवारी जी नमस्कार। सभी को नमस्कार जी। नमस्ते जी। नमस्ते कोहली जी। नमस्ते सर। नमस्कार जी। तिवारी जी आपका स्लो लग रहा है। म्यूट हैं आप लोग, म्यूट हैं। सर नमस्कार। 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 स्वागत, नमस्कार। नमस्कार। आइए। हाँ कर दो। जारी पे ना कर लेते हैं। सुधीर, इज इट पॉसिबल कि जो एमिनेंट स्पीकर्स जुड़े हैं हम उनको रीनेम कर पाए या स्पीकर्स ही कर पाएंगे? सुधीर कर रहे हैं सर जी हम कर पाएंगे सर। काइंडली रीनेम। जी 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 बिल्कुल। ओके फाइन। लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं गुलाटी जी। राइट सर। हाँ, इस कार्यक्रम की शुरुआत। जी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी को। अभी टाइम मेरे ख्याल से हमारे पास है 11:30 के आसपास शुरू कर सकते हैं हम। राइट सर। है ना शर्मा जी? शर्मा जी 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 जी। आपकी बात हुई उनसे, वीसी साहब से और भाई जी से? भाई जी तो फोन नहीं उठा रहे हैं। हाँ वो अभी उसमें है, कार्यशाला में है, शायद बीच में ज्वाइन करेंगे। डीसी साहब से बात होगी थी आपकी? हाँ हमारी कल रात हो गई थी, आपकी एक बार आप कर लीजिए। कल रात बिजी चल रहा था उनका, मैं अभी करता हूँ मैं उनको। जी मेरी कल रात हो गई है। हो गई है हमारी तो कल ठीक रात है। हो गई। अभी जुड़ने वाले होंगे वो। जी 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 जी। सभी को प्रणाम। संजीव जी प्रणाम प्रणाम त्यागी जी, स्वागत। सर नमस्ते। सबको नमस्ते मेरा सर। नमस्ते। डॉक्टर अनीता शर्मा। सर दीदी जुड़ गए प्रणाम, तिवारी जी, स्वागत। जुड़ गए वीसी सर, जुड़ गए हमारे साथ। जी जी सर नमस्कार। नमस्कार सर, प्रणाम, हार्दिक स्वागत सर, अभिनंदन। नमस्ते सबको। सबको सर नमस्ते। सर नमस्ते। प्रणाम सर। प्रणाम सर। सब लोग बढ़िया। बढ़िया सर। जी सर जी। सर सर बहुत अच्छा लग रहा है आपको बहुत दिनों बाद देख पा रहे हैं। हाँ, मैं भी ये वेबिनार के कारण से बीच बीच में इसके माध्यम से देखना मिलना बात होना हो जाता है तो अच्छा है। वैसे
ऐसा लगता नहीं है कि मैं एकदम से वहां से दूर आ गया हूँ। पर हम सब मिस करते हैं सर बहुत आप सबको। पर आप हमसे दूर नहीं है सर, हाँ आप हमसे दूर नहीं है। हाँ, नहीं हो सकते, वो तो हो भी हम आप सकते। जी सर जी। हाँ जी। पर ये इस टाइम के ऊपर पहले शायद जी नॉर्मल डेज में इतना नहीं होता है, ये वेबिनार्स वगैरह वाला मामला, ऑनलाइन वाला मामला। जी इस सर। कारण से ये अब ये सबको आदत में आ गया, हाँ जी जी सर, अब तो रेगुलर फीचर हो गया सर एक ये। रेगुलर फीचर हो गया। जी हाँ जी। तो वो जुड़े नहीं क्या अभी, क्या नाम से अपने भाई जी। भाई जी? हाँ भाई जी कार्यक्रम में है कहीं कार्यशाला में राजस्थान में। अच्छा। हाँ तो संगोष्ठी है कोई 3 दिन की। हाँ 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 जी तो वो जुड़ेंगे, उम्मीद है। हाँ। नमस्कार सर जी। शर्मा जी। ये कौन है सर? कोहली जी, विवेक कोहली जी आए वापस में? नहीं सर इसमें है सर, कोहली जी तो ये है। इसमें 4 लोग और हैं जो रीनेम करने बाकी है। कोई बात नहीं, जो ग्राम जी है भी नहीं रहे सर। जी वो थोड़ा जी नहीं होगा।
पारुल मैम, अगर हम डॉक्टर तिवारी सर की परमिशन से वेबिनार को शुरू कर सके, एक बार आप पूछिए सर से। गुलाटी साहब, सर हम शुभारंभ कर सकते हैं कार्यक्रम का। जी 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 जी। Parul ma'am, we should timely start so that time should be honored. Everyone's schedule should be honored. या पारुल जी, जी सर जी। हाँ, अब आप शुभारंभ कर सकते हैं। जी सर जी। नमस्कार, शुभ प्रभात, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। टेक्नोलॉजी एजुकेशन एंड रिसर्च इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूशन एवं शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास हरियाणा के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित एक दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार में देश के विभिन्न भागों से प्रतिभाग कर रहे शिक्षक, शोधार्थी और विद्यार्थियों का मैं हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। मेरा नाम पारुल है और आज मुझे इस वेबिनार में आप सबका होस्ट यानी मेजबान बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिसके लिए मैं आप सबको आभार प्रकट करती हूँ। आज हमारे बीच मुख्य अतिथि हैं आदरणीय डॉक्टर केसी शर्मा जी, पूर्व कुलपति कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, आदरणीय श्री जगराम जी, उत्तर क्षेत्र संयोजक शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, डॉक्टर विवेक कोहली, प्राचार्य, सोहन लाल डीएवी शिक्षा महाविद्यालय अंबाला, डॉक्टर संजीव शर्मा, रजिस्ट्रार कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, डॉक्टर हितेंद्र त्यागी, डिपार्टमेंट ऑफ ईसीई कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, डॉक्टर पीसी तिवारी, प्रोफेसर एंड हेड ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एनआईटी कुरुक्षेत्र, डॉक्टर सागर गुलाटी, डायरेक्टर टेरी, और प्रोफेसर सुधीर, प्रिंसिपल पॉलिटेक्निक टेरी, और डॉक्टर अनीता शर्मा, प्रिंसिपल DWPS भिवानी। उपस्थित सभी अतिथि, वक्तागण एवं श्रोतागण को इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। आपकी उपस्थिति के कारण ही यह वेबिनार संभव हो सका है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज के वेबिनार का शीर्षक है टेक्निकल एजुकेशन, सिग्निफिकेंस एंड अपॉर्चुनिटीज, तकनीकी शिक्षा, महत्ता एवं संभावनाएं। हम सभी जानते हैं कि तकनीकी शिक्षा रोजगार और सफल करियर के लिए अवसर प्रदान करती है एवं तकनीक के विकास से हमारे समाज को एक नई दिशा एवं गति प्रदान होती है। जो शिक्षा विशेष प्रभारी ज्ञान और कौशल प्रदान करते हैं, उसे तकनीकी शिक्षा के रूप में जाना जाता है। यह सामान्य पारंपरिक शिक्षा से अलग है। तकनीकी शिक्षा में छात्रों की कुशलता पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इस बदलते युग के साथ इस बदलाव का होना अत्यंत आवश्यक है और इसी उद्देश्य को न केवल प्राप्त करने के लिए बल्कि उसका विस्तार करने के लिए आज हमारे समक्ष समाज के अनेक उत्कृष्ट एवं प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हैं, जिनके अनुभव एवं कौशल को जानने का सौभाग्य हम सबको मिलेगा। तो आइए आज हम सब इस शिक्षात्मक कार्यक्रम का आरंभ माँ सरस्वती के चरण कमलों में नतमस्तक होकर करते हैं और मैं टेरी की छात्रा साक्षी को आमंत्रित करती हूँ कि वे सरस्वती वंदना गाकर माँ सरस्वती का आशीर्वाद लें और फिर हम इस कार्यक्रम के शुभारंभ करें। साक्षी। A very good morning to all of you. हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। तू स्वर की देवी, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, मुनियों ने समझी, मुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। मुनियों
वेदों की भाषा पुराणों की वाणी, हम भी तो समझे हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे, तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे, मन से हमारे मिटा के अंधेरे, हमको उजालों का संसार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। धन्यवाद। थैंक यू साक्षी। अब वक्त है सभी गणमान्य व्यक्तियों से मिलने का। सबसे पहले हम मिलेंगे प्रोफेसर पूरन चंद्र तिवारी जी से। प्रोफेसर पीसी तिवारी शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास हरियाणा के प्रांत संयोजक हैं तथा वर्तमान में एनआईटी कुरुक्षेत्र के यांत्रिकी विभाग के विभागाध्यक्ष के पद पर सुशोभित हैं। इसके अलावा ये कई अन्य सामाजिक संगठनों से जुड़कर समाज के हर तबके को अपनी सेवाएं प्रदान करने हेतु सदैव तत्पर रहते हैं। सर को कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें वीडी गुड एसोसिएशन बेंगलोर द्वारा इंटरनेशनल साइंटिस्ट और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी है। मैं सर से निवेदन करती हूँ कि हम सबको गाइड करें और आज के कार्यक्रम की प्रस्तावना पर प्रकाश डालें। सर प्लीज। धन्यवाद पारुल जी, मुझे स्वागत, कार्यक्रम प्रस्तावना एवं परिचय प्रस्तुति हेतु आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम स्वागत। व श्रोताओं का स्वागत करता हूं। और अब कार्यक्रम प्रस्तावना। आज वर्तमान समय में भारत अपनी अलौकिक परंपराओं और कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अनेक चुनौतियों के बावजूद भी प्रगति पथ पर अग्रसर है। हमारे तकनीकी विशेषज्ञों व वैज्ञानिकों ने अपनी काबिलियत को साबित कर दिखाया है। कभी सांप सपेरों का देश कहा जाने वाला भारत आज एक नहीं 2 कोरोना वैक्सीन विकसित करके अपनी जरूरतों के अलावा अपने मित्र देशों को भी निरंतर आपूर्ति कर रहा है। हमारा वैभवशाली देश विश्व को परिवार मानते हुए वसुदैव कुटुंबकम नीति के प्रति संकल्पित है और विश्व के कल्याण में ही अपना कल्याण देखता है। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास हरियाणा SSUN भी राष्ट्र हित में कार्य करने हेतु दृढ़ संकल्पित है। तकनीकी शिक्षा के प्रसार हेतु कई अन्य सामाजिक व तकनीकी संस्थाओं के साथ मिलकर आत्मनिर्भरता व तकनीकी शिक्षा विषयों पर राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन भी कर चुका है। मेरा संबंध है वो एक महत्वपूर्ण तकनीकी संस्थान से है। उसके नाते भी मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे टेक्नोक्रेट शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास हरियाणा SSUN को इस नोबेल मुहिम में नवाचार व शोध संधान से जुड़े हुए कार्यों के साथ अवश्य सहयोग करेंगे।
राष्ट्रीय वेबिनार के माध्यम से हम सभी विशेषज्ञों के विचारों को पॉलिटेक्निक, आईटीआई व अन्य उच्चतर शिक्षा जो हमारे टेक्निकल एजुकेशन के फील्ड में इंस्टीट्यूशंस हैं, आईआईटीज, एनआईटीज एंड अदर इंजीनियरिंग कॉलेजेस, वहां तक पहुंचाने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास हरियाणा SSUN टेक्नोक्रेट्स, पॉलिटेक्निक के शिक्षकों व सेवा भारती तथा अन्य सेवा भावी ट्रस्टों जैसे मददगार सोसाइटी भिवानी है, जिसको हमारी डॉक्टर अनीता दीदी भी देख रही हैं, और उनके सहयोग से भी हम बहुत कुछ कर पा रहे हैं। विशेषकर आत्मनिर्भरता को तकनीकी शिक्षा के साथ जोड़ते हुए एक बहुत अच्छा प्रयास इस क्षेत्र में भी हो रहा है। और अब परिचय। आज के इस कार्यक्रम में हमारे मध्य कई प्रख्यात चिंतक, शिक्षाविद, विचारक व समाज सेवी मौजूद हैं, जो अपने सारगर्भित विचारों से हम सबको प्रेरित करेंगे। डॉक्टर केसी शर्मा जी, पूर्व कुलपति कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, श्री जगराम जी, संघ के विचारक व उत्तर क्षेत्र के संयोजक, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, प्रोफेसर संजीव शर्मा जी, रजिस्ट्रार कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र व प्रांत संयोजक न्यास हरियाणा, डॉक्टर विवेक कोहली जी, प्राचार्य सोहनलाल डीएवी महाविद्यालय अंबाला, और साथ में हमारी दीदी डॉक्टर अनीता पंच शर्मा जी, जो हमारे न्यास की एक बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता है और कई विषयों पर एक साथ काम कर रही हैं। और इनके साथ प्रोफेसर सागर गुलाटी, निदेशक टेरी कुरुक्षेत्र, एवं प्रोफेसर सुधीर कुमार, प्रिंसिपल, जो हमारे शोध छात्र भी हैं, प्रिंसिपल पॉलिटेक्निक टेरी कुरुक्षेत्र, व अन्य सभी सम्मानीय श्रोतागणों का पुनः हार्दिक स्वागत। सारांश। और अब हम सारांश की तरफ चलते हैं, जहां तक हम बात करते हैं भारतीय संदर्भ में तकनीकी शिक्षा की प्रासंगिकता। आज ये सवाल हमारे सबके सामने आता है, और इसका सामना करते हुए, इसका जवाब देते हुए हमारा गौरवशाली देश भारत अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है, और प्रगति पथ पर चलते हुए समस्त विश्व को राह दिखाने का भी प्रयास कर रहा है। एक विश्व गुरु की भूमिका में हम पुनः आ रहे हैं, दोबारा से हम एमर्ज कर रहे हैं। इसमें हम सभी की भागीदारी, समाज के हर तबके की भागीदारी, प्रत्यक्ष तथा आप कह सकते हैं अप्रत्यक्ष रूप से भी अवश्य रही है। तकनीकी शिक्षा के विकास से भारतीय युवाओं में कौशल विकास हो सकेगा, और स्वरोजगार और स्टार्टअप को भी बढ़ावा मिलेगा। हम पूरी दुनिया में टेक्नोक्रेट्स की जो मांग है, इंक्रीजिंग डिमांड है टेक्नोक्रेट्स की हर फील्ड में, उसको भी हम पूरा कर पाएंगे, क्योंकि हमारे इंजीनियर्स, हमारे साइंटिस्ट विश्व में सर्वश्रेष्ठ हैं, और आज इसीलिए पूरी दुनिया हमारे देश की ओर देख रही है। और भविष्य में भी स्वदेशी व सस्ती वस्तुओं के निर्माण व वितरण प्रणाली में गुणवत्ता, क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता जो हमारी है, उसको विकसित करने में भी हमारी तकनीकी शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। और अंत में मैं आप सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूंगा, और एक बार पुनः आप सबका हार्दिक अभिनंदन। थैंक यू सो मच सर। अब हम हमारे अगले वक्ता हैं डॉक्टर विवेक कोहली जी। डॉक्टर कोहली को 31 वर्षों का व्यापक शैक्षिक अनुभव है और 50 से भी अधिक शोध छात्रों का मार्गदर्शन कर चुके हैं। केवल इतना ही नहीं, कोहली सर कई ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि NRC, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, अ स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल RTE एक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ HRD, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया एसोसिएशन फॉर एजुकेशनल रिसर्च व और भी कई ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर हैं।
मैं निवेदन करती हूँ डॉक्टर विवेक कोहली जी से कि वे न्यास, संदर्भ एवं इतिहास के बारे में हम सबको विस्तार से बताएं। धन्यवाद पारुल जी। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास हरियाणा की तरफ से सबका स्वागत है, अभिनंदन है। भारतीय संदर्भ में तकनीकी शिक्षा की प्रासंगिकता, एक दिवसीय प्रांतीय वेबिनार जो कि शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास हरियाणा प्रांत का तकनीकी शिक्षा विभाग कर रहा है। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। हमारे बीच मुख्य वक्ता के रूप में ऑनरेबल डॉक्टर केसी शर्मा जी, फॉर्मर वाइस चांसलर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय पधारे हुए हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता ऑनरेबल भाई जगराम सिंह जी, जो कि उत्तर क्षेत्र संयोजक हैं शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के, और प्रतिष्ठित वक्ता के रूप में हमारे बीच डॉक्टर सागर गुलाटी जी, डायरेक्टर टेरी कुरुक्षेत्र विराजमान हैं। मेरे बहुत ही प्रिय साथी प्रोफेसर संजीव शर्मा जी, रजिस्ट्रार कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, और जिनकी देख रेख में शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास हरियाणा प्रांत का सारा कार्य उनके संयोजक के रूप में बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं, वे भी हमारे बीच विराजमान हैं। प्रोफेसर पीसी तिवारी जी, जो कि प्रोफेसर एंड हेड यांत्रिक विभाग एनआईटी कुरुक्षेत्र हैं और इस कार्यक्रम की धुरी है। तकनीकी शिक्षा हमारे न्यास के प्रांत संयोजक हैं शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के, और उन्होंने सारा ये कार्यक्रम उन्हीं के मार्गदर्शन में चल रहा है। प्रोफेसर सुधीर कुमार जी, जो कि प्रिंसिपल हैं पॉलिटेक्निक टेरी कुरुक्षेत्र के, और सभी पधारे हुए साथी। हमारा शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री दीनानाथ जी बत्रा है और राष्ट्रीय सचिव माननीय श्री अतुल भाई कोठारी जी हैं। उत्तर भारत के क्षेत्र संयोजक, जैसे कि हम सब जानते हैं, माननीय श्री जगराम सिंह जी हैं। इस शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास का गठन सन 2007 में 24 मई 2007 को किया गया, जिसका लक्ष्य था कि देश की शिक्षा को एक नया विकल्प देना। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास और इसका लक्ष्य, इसका उद्देश्य एक नया विकल्प देश की शिक्षा को देना। और हम सब जानते हैं, अनेकों गोष्ठियां, अनेकों कार्यशालाओं में हम जाते हैं, शिक्षा पर चर्चा होती है, लेकिन ज्यादातर चर्चा शिक्षा की समस्याओं पर होती है। हमारा उद्देश्य ये है कि समस्या के साथ साथ समाधान क्या है उस बात पर भी चर्चा हो। और शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास की हर संगोष्ठी में हमारा ये प्रयास रहता है कि समाधान पर चर्चा हो, नए नए विचार आए, नए नए सुझाव आए, अपने क्षेत्र में किए गए नए प्रयोग उनको साझा किया जाए। और मैंने ऑनरेबल डॉक्टर केसी शर्मा जी को वाइस चांसलर रहते हुए देखा है कि उन्होंने हर समस्या का समाधान क्या हो उस पर विचार किया और समस्या के समाधान को आगे बढ़ाते हुए विश्वविद्यालय को आगे ऊंचाइयों पर लेकर गए। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास अनेक विषयों पर हरियाणा प्रांत में कार्य कर रहा है, जिसमें एक विषय तकनीकी शिक्षा है, जो कि ऑनरेबल डॉक्टर पीसी तिवारी जी के मार्गदर्शन में बहुत ही अच्छे तरीके से ये कार्य कर रहा है। इसके अलावा तकनीकी शिक्षा के अलावा शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास में हम नैतिक शिक्षा, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व विकास, शिक्षक शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, मातृभाषा में शिक्षा, भारतीय भाषा मंच, प्रबंधन शिक्षा में भारतीय दृष्टि, शिक्षा में स्वायत्तता, अभी कुछ दिन पहले ही इसके ऊपर भी बहुत अच्छा वेबिनार हुआ, प्रतियोगी परीक्षा, शोध प्रकल्प, वैदिक गणित, अनेक विषयों पर हम कार्य कर रहे हैं। और ये कार्य माननीय श्री जगराम सिंह जी, जो कि उत्तर क्षेत्र के संयोजक हैं, उनके मार्गदर्शन में हमारे शिक्षाविद
तन मन धन से इस कार्य में लगे हुए हैं। इसके अलावा हरियाणा प्रांत में अनेक विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और विद्यालय शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के प्रतिमान केंद्र के रूप में स्थापित हो चुके हैं, जहां पर कि अनेकों गतिविधियां चलती रहती हैं ताकि विद्यार्थियों में संस्कार, भारत के प्रति, भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दिया जा सके, इस बात पर चर्चाएं होती हैं। नई शिक्षा नीति आ चुकी है और ये शिक्षा नीति जो कि भारतीयता को दर्शा रही है, इसको बनाने में भी हमारे न्यास के सदस्यों का भरपूर योगदान रहा है और हमारे न्यास के अनेकों सुझावों को इसमें शामिल किया गया। बंधुवर, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास में हमारा ऐसा मानना है कि अगर देश को बदलना है तो देश की शिक्षा को बदलना होगा। अगर शिक्षा को बदलना है तो देश की शिक्षा को एक नया विकल्प देना होगा। और आज का ये जो कार्यक्रम है, भारतीय संदर्भ में तकनीकी शिक्षा की प्रासंगिकता, मेरा ऐसा विश्वास है कि आज के कार्यक्रम में भी ऐसा कुछ निकल कर आएगा, ऐसे कुछ विचार सामने आएंगे, ऐसे कुछ सुझाव सामने आएंगे ताकि हम शिक्षा को बदलने में सहयोग दे सके, एक नया विकल्प दे सके, एक नया समाधान दे सके। इन्हीं शब्दों के साथ सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार और ये कार्यक्रम सफल हो ऐसी कामना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके आज के इस उत्कृष्ट उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Our next speaker is Dr. Sagar Gulati. Dr. Gulati is an astute and result-oriented professional with over a decade of experience in academics and research, policy formulation and execution, academic administration and control, project management, resource optimization, business development. Presently, he is Director, Technology, Education and Research Integrated Institutions, formerly known as TERI. He is also Country Representative India for Lincoln University College, Malaysia, and head TERI Technology Business Incubator, recognized by Ministry of MSME, Government of India. He has recently been inducted in Beat the Virus Startup in capacity of Strategic Advisor. I would like to request Sagar sir to please share his views on the importance of technical education in Indian environment. Sir, please. Thank you, Ms. Parul. Thank you for hosting this program so very wonderfully. मैं अपनी ओर से और टेरी संस्थान की ओर से जुड़े हुए सभी मान्यवर गणों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं नमन करता हूं और धन्यवाद करता हूं डॉक्टर केसी शर्मा जी को, हु इज़ फॉर्मर वाइस चांसलर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र, जिनके मार्गदर्शन में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी वापस NAC A+ की ग्रेडिंग को अटेन कर पाई, एग्जामिनेशन के रिफॉर्म शुरू हुए और जिस प्रोग्रेसिव पाथवे पर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी अब चल पड़ी है, उसमें डॉक्टर केसी शर्मा जी के कंट्रीब्यूशंस के लिए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए सभी स्टेक होल्डर्स हमेशा उनके आभारी रहेंगे। मैं आदरणीय श्री जगराम जी, जो उत्तर क्षेत्र संयोजक है शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के, उनको नमन करता हूं, उनको धन्यवाद करता हूं कि इस तरीके की जो नेशनल वर्कशॉप्स हैं, नेशनल वेबिनार्स हैं, कंट्री के वो मुद्दे जिससे कंट्री की एजुकेशन सिस्टम पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, उसके लिए उन्होंने कुछ मौक़ों पर टेरी संस्थान की टीम को मुझे इस लायक समझा कि हम इस पूरी प्रोसेस में कंट्रीब्यूट कर पाएँ, एक सकारात्मक अपना योगदान दे पाएँ। मैं डॉक्टर संजीव शर्मा जी, जो रजिस्ट्रार हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के, उनको भी सादर नमन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। डॉक्टर विवेक कोहली जी, जिन्होंने बड़ा सुंदर उद्बोधन अभी हम सबके सामने दिया, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के कार्यकलापों का वर्णन किया और जिस कैरेक्टर बिल्डिंग की हम बात कर रहे हैं, 21st सेंचुरी में जिस स्पीड से हम प्रोग्रेसिव पाथवे पर अग्रसर हैं, तो जितनी जरूरी टेक्निकल ग्रोथ है, जितनी जरूरी प्रोफेशनल ग्रोथ है, कैरेक्टर बिल्डिंग
मोरल कैरेक्टर हमारे बच्चों का, हमारे यूथ का अच्छा हो, उसकी कोई कम तवज्जो नहीं है। तो एक ऐसी नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन जो बच्चों की कैरेक्टर बिल्डिंग पर, कल्चरल एक्सपोजर पर काम कर रही है, मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि हम कुछ कार्यक्रमों में उनके साथ भागीदार बन पाए। और मेरा नमन है डॉक्टर पीसी तिवारी जी को, जिनका मार्गदर्शन हमें समय समय पर मिलता है और जिनके गाइडेंस में, जिनके मार्गदर्शन में हम एनआईटी कुरुक्षेत्र का भी गाइडेंस ले पाते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का भी गाइडेंस ले पाते हैं और कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, सीखते रहते हैं कि हम भी कैसे अपने बच्चों को ज़्यादा बेटर एक्सपोजर, ज़्यादा बेटर लर्निंग दे सकें। मेरा ऐसा मानना है कि जब हम ये बात करते हैं कि तकनीकी शिक्षा की प्रासंगिकता, और वो भी भारत में, तो भारत की जो एक जर्नी है, भारत को जिस तरह से विश्व देखता है, उसके कई कारण हैं। वर्ल्ड की 7 बिलियन पॉपुलेशन में 1.3 बिलियन पॉपुलेशन इंडिया की है। दैट क्लियरली स्टेट्स दैट एवरी सिक्स्थ ह्यूमन ऑन दिस प्लैनेट इज एन इंडियन। हर छठा आदमी जो इस धरती पर है वो भारतीय है। रेलेवेंस ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की जब हम बात करेंगे तो टेक्निकल एजुकेशन को ग्रोथ के साथ हमें देखना पड़ेगा। टेक्निकल एजुकेशन को ग्रोथ के साथ इसलिए देखना पड़ेगा क्योंकि जिस स्पीड से टेक्नोलॉजी का इवोल्यूशन हो रहा है, जिस स्पीड से टेक्निकल एजुकेशन ह्यूमन लाइफ को टच कर रही है, तो इट इज टुडे नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि हम टेक्निकल एजुकेशन के बिना भारत को इमेजिन कर पाए या विश्व को इमेजिन कर पाए। मैं टेरी कॉलेज के प्रांगण में रहता हूँ। हम बारना विलेज में सिचुएटेड है। बारना विलेज में हमारी उपस्थिति है, जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से 9 किलोमीटर की दूरी पर है। और जब मैं अपने परिसर का चक्कर लगाता हूँ तो मुझे ये महसूस होता है कि दिन में शायद कोई ऐसा दिन जाता हो महीने में जब अमेज़न और फ्लिपकार्ट के ऑर्डर हमारे गेट पर नहीं आए होते। आई एम वन ऑफ द कंज्यूमर, बट हमारे बच्चे भी इक्वली कंज्यूमर्स हैं। तो ये इट इज ओनली द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी, इट इज ओनली द रेलेवेंस ऑफ टेक्निकल एजुकेशन कि आज गांव में हम अपनी पसंद की चीज, वो पेन से लेके, मोबाइल से लेके, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से लेके, एफएमसीजी से लेके, कॉस्मेटिक से लेके, व्हाटएवर इट इज, जो भी चीज हम लोगों को चाहिए, हम नॉट ओनली इन दी सिटी, शहरों में ही नहीं, हम गांव में भी उसको अपने मोबाइल पे एक क्लिक पे एक्वायर कर पा रहे हैं, मार्केट के प्राइस से कम रेट पे ले पा रहे हैं। और कितना बड़ा सप्लाई चेन सिस्टम इसमें डिप्लॉयड है, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है इस पूरी प्रोसेस में। तो टेक्निकल एजुकेशन ना सिर्फ तकनीकी को देश के हर कोने में पहुंचाने में अपना रोल प्ले कर रही है, टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। इंडिया की एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है इंडिया की एजुकेशन सिस्टम की, इट इज अनाउंसमेंट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा करी गई है, इसका भी अगर हम सारांश समझने की कोशिश करें, इट इज टेक्निकली an interplay of education and technology, or it is an interplay of education with technology. NEP 2020 में हमने चाइल्डहुड केयर की बात की है, हमने इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करी है, हमने एग्जिस्टिंग एजुकेशन करिकुलम को रिवैम्प करने की बात की है। सारा कुछ करते हुए अगर हम इसकी रूट्स में जाएं, अगर हम इसकी जड़ों में जाएं, तो द इनहेरेंट थ्रेड that runs through the policy is the interplay of education and technology, or rather it is interplay of education with technology. पॉलिसी मेकर्स ने इस बात को समझा है कि एजुकेशन को आज के टाइम में कॉन्सेप्चुलाइज करने के लिए until and unless it is blended with technology, तो वो जो सर्कल है वो पूरा नहीं होगा। मैं एक छोटा सा, let me try, I'm not very
मैं एक वीडियो प्ले करना चाह रहा हूं जस्ट टू lay down the emphasis of हम बच्चों की जब एजुकेशन की बात करते हैं तो देयर इज अ वेरी स्मॉल वीडियो ऑफ 1.47 मिनट्स. Children are growing up in a world where they are more attached to screens than each other. Meet Miko 2, a playful learning robot that is a gateway to a healthy immersion of technology that helps develop our kids for the future. Miko initiates conversations that kids want to take part in. Hey Beth, how was your day? I had a long day. But today is the 21st of December, the shortest day of the year. Let's hear about your day. Miko entertains with character sounds and expressions, singing, dancing, and storytelling. Hey Beth, want to dance? Yeah, let's see a move. Engaging kids and teaching them to interact and be active. Creating a relationship that they can then learn how to form with their peers. Hey Jam, wanna dance? Hello, Miko. Play some music. And created by educationists and child behavior specialists, so the content is always age appropriate and grows with your child, making Miko an investment for their future. And with Miko's telepresence, he's there for you to share that special bond, even when far apart. Hey Beth, you there? I'm just calling in to say hi before my flight home. Hi Dad, can't wait to see you. Love you. Control is always in your hands through Miko's advanced. So this is how technology is touching our lives. हम बच्चों को इतने इंटरैक्टिव टूल्स या टॉयज अगर दे पा रहे हैं तो इट इज ऑल ड्यू टू टेक्निकल एजुकेशन. मुझसे ठीक पहले डॉक्टर कोहली जब हमें अपने विचार हम तक पहुंचा रहे थे, इट वाज प्रिटी एविडेंट ही माइट हैव सम स्केड्यूल, he might be going somewhere. It is the power of technical education, it is the power of technology that while traveling उनको 15 मिनट का समय लेकर रुकना था, and while being in his car he was able to interact with hundreds of participants at different geographical location. आज हम जब एक इतने अनप्रेसिडेंटेड फेज से गुजर पाए हैं कोविड के टाइम पर, एजुकेशन सिस्टम एक बहुत टफ पैच से गुजरा है. उस समय में अगेन ऑल क्रेडिट गोज टू दी लीडरशिप टीम ऑफ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र. Not only we could devise ways and means to conduct and to continue the education system, to redevise the educational pedagogy, at the same time we could conduct the examinations online. इंडिया में हम गांव के में जो बच्चे फैले हुए हैं उनका एजुकेशन और एग्जामिनेशन इस कोविड के टफ टाइम में करा पाए. the whole credit goes to technical education and the whole credit goes to the technology. हमारे देश में एक सेगमेंट है जो कोडिंग की बात करता है 6 साल के बच्चे के लिए. 6 साल से 12 साल के बच्चे के लिए there came a company with the name of White Hat JR. और ये सुनने में शायद थोड़ा सा वियर्ड लगा हो पहली बार कि हम 6 साल के बच्चे को 1-on-1 कोडिंग क्लास चलाएंगे. मेरा बेटा छोटा है, मैंने उसकी कोडिंग क्लास अटेंड करी उसके साथ और मैंने देखा कि कैसे मुंबई महाराष्ट्र में बैठा हुआ एक टीचर मेरे बच्चे से लाइव इंटरेक्ट कर रहा है, ब्लॉग्स के माध्यम से उसको टेक्नोलॉजी से रिलेट करा पा रहा है और बच्चा उस चीज को सीख रहा है. और इसकी पावर इतनी है कि वो कोविड का समय जब हिंदुस्तान के सारे प्रोफेशंस अपने आप को लॉसेस में बता रहे थे, तो व्हाइट हैट जेआर जैसा एक स्टार्टअप सिर्फ 6 महीने की जर्नी के बाद उसको बायजूस ने टेक ओवर किया $300 मिलियन में. हम अपने बच्चों को इनोवेशन की बात करते हैं,
हम अपने बच्चों को रिसर्च की बात करते हैं, ऐसे समय में देयर वाज अ सेगमेंट ऑफ स्टूडेंट्स एंड द पीपल हु बिलीव इन द इनोवेशन प्रोसेस। उन्होंने एक स्टार्टअप को तैयार किया जिसकी जर्नी 1 साल या 18 महीने रही, और उसने अपनी मार्केट वर्थ इतनी क्रिएट करी कि उसको एक एस्टेब्लिश्ड कंपनी ने $300 मिलियन में परचेज किया। दिस इज द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी, दिस इज द पावर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। हम जहां भी जाएं, आकाश एक बड़ा वेल एस्टेब्लिश्ड कॉम्पिटिटिव एजुकेशन के लिए एक ब्रांड है जो इतने सालों से मार्केट पर है, ग्राउंड पर है, जमीन पर है। बायजूस जमीन पर नहीं है, फिर भी इट इज ओनली द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी कि बायजूस जैसा ब्रांड ग्राउंड पर ना होते हुए एक ऐसे ब्रांड को टेक ओवर करता है, दैट टू इन $1 बिलियन। तो दिस इज अ फेज दैट मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, दिस लिंक हैड बीन शेयर्ड विद द स्टूडेंट्स ऑफ टेरी। तो हम जो रिसर्च की बात करते हैं, हम जो इंक्यूबेशन प्रोसेसेस की बात करते हैं, हम जो इनोवेशन की बात करते हैं, हम बच्चों के रिसर्च इंटेंट की बात करते हैं, इसमें वी हैव टू अंडरस्टैंड कि गिग इकोनॉमी इज द लेटेस्ट बज इन द एजुकेशन सेगमेंट। या तो एडटेक स्टार्टअप्स ग्रो कर रहे हैं या गिग इकोनॉमी की बात होने लग गई है। गिग इकोनॉमी इज द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। इंडिया जैसे देश में जहां एम्प्लॉयमेंट के मुद्दे को कई नजरिए से देखा जाता है, अगर यूथ कॉम्पिटेंट है, अगर यूथ का टेक्निकल एजुकेशन और टेक्नोलॉजी के साथ अच्छा एक्सपोजर है, तो एक रिसर्च कहती है कि एक फ्रीलांसर 1 साल में 20 लाख रुपए कमाता है। और हम जानते हैं कि आज का जो हमारा बच्चा है, जो ग्रेजुएट इंजीनियर है या जो मैनेजमेंट प्रोफेशनल है, उसको 20 लाख एनुअल पैकेज पे पहुंचने में कितना समय लगता है। देयर आर ऑल द रिपोर्ट्स दैट क्लेम दैट EdTech market is booming in India. There is a projection that it is going to be $2.2 billion a market in very soon time to come. And there is another report that quotes that it will be worth $4 billion just in next 3-4 years, and it is projected by 2025. I love reading quotes of Mr. Warren Buffett, and he says that under any circumstances whatsoever, the next generation is going to lead a better life than the previous generation. इस बात को मैंने एक बड़ा अच्छा एक स्टोरी सुनी, यूट्यूब पर सुनी, जिसमें स्पीकर ने बड़े अच्छे से समझाया कि जो 500 साल पहले राजे महाराजे भी थे, वी अज्यूम उनके पास हर तरीके का कंफर्ट था, लेकिन उनको अगर 200 किलोमीटर की जर्नी तय करनी थी तो वो घोड़े पे होती थी, वो हाथी पे होती थी। तो जब घोड़े और हाथी पे 200 किलोमीटर की जर्नी ट्रेवल होगी तो इट यूज्ड टू टेक 4-5 डेज। और जब हम किसी हिल स्टेशन पे जाते हैं या हम कहीं मस्ती करने जाते हैं, किसी वेकेशन पे जाते हैं, तो घोड़े पर आधे घंटे बैठना, इज इट एंजॉयबल और इज इट लाइक अ पनिशमेंट? वी ऑल नो एंड वी कैन रिलेट टू इट कि उस वक्त के राजे महाराजे 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर की जर्नी करते थे तो घोड़े और हाथियों पे करते थे, जो आज हम 60 मिनट्स की फ्लाइट पे करते हैं। दिस ऑल हैज बीन पॉसिबल ड्यू टू द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी ओनली एंड नथिंग एल्स। तो जो स्टूडेंट कम्युनिटी इस वेबिनार के माध्यम से हमसे जुड़ी है, मेरी उनसे ये गुजारिश है, मेरी उनसे अपील है, मेरी ये कॉल है कि आप एक प्लेज लें। हम किताब लेकर बैठे हैं, या वो जो एक ट्रेंड बन गया है कि 1 रात में या 2 रात में या 3 रात में किताब पढ़कर पेपर को क्वालिफाई करना है, उस थॉट प्रोसेस को, उस हैबिट को, एजुकेशन हैज टू बी अ कॉन्टिन्यूअस जर्नी। शिक्षा एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। आप 2 रात 3 रात जाग के किसी पेपर को पास जरूर कर सकते हैं। अगर आप उसका आउटकम निकालना चाहते हैं, अगर आप उसको गेन करना चाहते हैं, अगर आप एक फ्रीलांसर बनना चाहते हैं जिसकी एनुअल इनकम 20 लाख रुपए पर ईयर हो, तो it has to be a continuous process. You have to incline yourself towards research, towards incubation processes, towards innovation and towards R&D and research and development. मैं इसी वेबिनार के जरिए अपनी टीम को, जो टेरी के फैकल्टी है, उनका भी धन्यवाद करता हूं कि वो कोशिश कर रहे हैं। We may not be perfect, but we are trying our level best कि हम अपने बच्चों में वो इंक्लिनेशन क्रिएट कर सके, वो एक लर्निंग की जो एक
फायर है उसको क्रिएट कर सके। और मेरा ऐसा मानना है, जब आज हम शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास जैसे एक प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर अपने देश के बच्चों और युवाओं से बात कर रहे हैं, तो वी हैव टू बी मेंटली इंक्लाइंड दैट वी हैव टू एक्सेप्ट टेक्निकल एजुकेशन and we have to accept technology for a better India, and if we have a better India we will have a better world। क्योंकि हमारा जो कॉम्पिटेंट क्वालिफाइड टेक्निकल यूथ है वो सिर्फ हमारे देश की प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट नहीं करता है, वो विश्व की प्रगति में कंट्रीब्यूट करता है, वो विश्व की प्रगति में अपना योगदान देता है। वसुधैव कुटुंबकम की जो थ्योरी है, जो प्रिंसिपल है, जो एक थॉट है, जो एक विचार है, उस विचार के साथ हम सब आगे बढ़े और अपनी अपनी कैपेसिटी में अपने समाज को, अपने स्टेट को, अपने देश को और पूरे विश्व को दिशा दिखाएं। ऐसी मैं ईश्वर से मंगल कामना करता हूं और आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you so much, sir, for your stimulating explanation and insights into the most important topic that I know is affecting all of us here in daily practical life. Thank you so much, sir. अब वक्त है हमारे अगले व्यक्तित्व के धनी वक्ता से मिलने का, डॉक्टर केसी शर्मा जी। डॉक्टर केसी शर्मा जी पूर्व कुलपति कुरुक्षेत्र विद्यालय, सर राजस्थान विश्वविद्यालय के वनस्पति विभाग से सेवानिवृत्त हैं। उनके पास 35 वर्षों का व्यापक शैक्षिक अनुभव है। इस दौरान राजस्थान सरकार द्वारा अनेक बार उनको सम्मानित भी किया जा चुका है। उन्होंने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे शोध पत्र लिखे हैं और 21 शोध छात्रों का मार्गदर्शन भी किया है। अब मैं सर से अनुरोध करूंगी कि आज के मुख्य व्याख्यान भारतीय संदर्भ में तकनीकी शिक्षा की प्रासंगिकता पर अपने अमौलिक अनुभव हमारे साथ साझा करें। सर प्लीज। धन्यवाद पारुल जी। आज की इस वेबिनार के अध्यक्ष संभवतः जुड़ गए होंगे मान्यवर जगराम जी, जो शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के नॉर्थ रीजन के संयोजक हैं और इस वेबिनार के अध्यक्ष की अध्यक्षता कर रहे हैं। प्रोफेसर पीसी तिवारी जी, डॉक्टर संजीव जी, टेरी के प्रिंसिपल डॉक्टर सागर गुलाटी जी, सुधीर जी, डॉक्टर विवेक कोहली जी, डॉक्टर अनीता जी, इस वेबिनार से में उपस्थित सभी शिक्षक और छात्र छात्रागण, टेक्निकल एजुकेशन का रेलेवेंस इस संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं और इसका एक प्रैक्टिकल उपयोग ये हो रहा है कि जब से मैं कुरुक्षेत्र से आया हूँ, कई बार इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप सब लोगों के साथ में जुड़ना संभव हुआ है। कोई तकनीकी व्यवधान ना हो इसके लिए मैं कुछ समय वीडियो ऑफ रखूंगा। टेरी और शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास और उसमें संजीव जी और तिवारी जी और इनका सक्रिय जो सहभाग है, इसके माध्यम से वेबिनार आयोजित हो रही है। तो मैं प्रारंभ में मुझे दोनों का संदर्भ इस रूप में भी ध्यान में आया कि एक बहुत स्नेह करने वाले और बीच बीच में निरंतर पूछताछ करने वाले डॉक्टर ब्रह्मानंद जी, उनका टेरी से जुड़ाव था और उन्होंने मुझे कई दफे ये बात कही थी कि तुम्हें एक बार वहां चलना है। वहां के निदेशक प्राचार्य जी से भी बातचीत हुई थी लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। ऐसे ही दूसरा संदर्भ मुझे ध्यान में आया कि पिछले दिनों में ये जितने भी वेबिनार्स हुए हैं कुरुक्षेत्र बेस्ड, उनमें जो
एक जाना पहचाना बहुत हमारे नजदीक जो चेहरा है वो अब दिखाई नहीं दे रहा है। डॉक्टर मंजू साहब हमारे बीच में नहीं है। तो मुझे लगा कि जिन लोगों के बीच में से मैं आया था, बहुत हमारे प्रिय निकटतम ऐसे 2 लोग गए, पिछले समय में बिछुड़ गए। खैर कुल मिलाकर के इस विषय पर आते हुए मैं एक आप सब लोगों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि एक अवसर आप लोगों ने दिया है कि मैं कुछ बातचीत आप सब लोगों के साथ में आज कुछ समय के लिए कर सकूं। मैंने अभी डॉक्टर गुलाटी जी को सुना, विवेक कोहली जी को सुना, और शुरू में जो डॉक्टर तिवारी जी ने इस वेबिनार का संदर्भ बताते हुए बातें कही, बहुत सारे उपयोगी बात आज की संगोष्ठी के संबंध में, विशेष रूप से छात्रों के यूथ के संबंध में आप लोगों ने कही, और ये आवश्यकता आज बन गई है। इसके आवश्यकता और इसका संदर्भ, इस विषय में चर्चा करने के पृष्ठभूमि में मुझे एक बात ध्यान में आ रही है कि हम लोग यदि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य इसके विषय में ध्यान करते हैं तो अभी तक कुछ समय पूर्व तक, हालांकि अंदर की स्थितियां के बारे में जानकारियां बहुत सारी आती रहती थी, लेकिन जो सरफेस पे आ गई वो ये कि जो एक छत्र दुनिया का नेता बनने की कोशिश करने वाला देश यूएसए, वो अंदर से कितना खोखला है, वो कुछ पिछले दिनों में एकदम सरफेस पे हमें दिखाई दिया है। वो ये कहने की और करने की कोशिश करता था कि मैं दुनिया का लीडर हूँ। हम एक बहुत प्रगतिशील लोकतांत्रिक देश हैं, हमारा समाज एजुकेटेड और एकजुट समाज है, हम एक सबसे विकसित इकोनॉमी वाले राष्ट्र हैं। ये सब विषय आया, लेकिन हम लोगों ने देखा कि पूर्व राष्ट्रपति उनके अंतिम समय में किस प्रकार से वहां पर लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी। वो एजुकेटेड समाज की प्रतिक्रियाएं नहीं थी। किस समय सत्ता का स्थानांतरण होते समय क्या क्या बातें हुई, वो हम सब लोगों ने उस समाज की खोखलेपन को देखा। दूसरा एक विषय हम लोगों ने देखा कि एक बड़ी आपदा, प्राकृतिक आपदा दुनिया के सामने पिछले वर्ष आई, और जिसको विकासशील देश कहते हैं भारत, उसमें और जो तथाकथित विकसित देश हैं इंक्लूडिंग अमेरिका, रूस, चीन वगैरह, सब में एक मूलभूत अंतर हम सब लोगों ने नोटिस किया। आज भी भारतवर्ष के बारे में मैंने अभी 2 दिन पहले ही एक लेख पढ़ा था जिसमें ये बात आई थी कि भारत में ऐसा क्या है कि जो डेली लाखों संक्रमित आ रहे थे वो अचानक एकदम से थाउजेंड्स और सैकड़ों की संख्या में ही पहुंच गए, जबकि दुनिया में अभी भी लौट लौट करके कोविड वेव्स आ रही हैं, लोग संभाल नहीं पा रहे हैं। और उसमें एक जो मूलभूत ध्यान में आई होगी बात, ये ठीक है कि भारतवर्ष में लोकतंत्र है और लोकतंत्र की स्थिति यहाँ तक पहुंच गई है आजकल भारतवर्ष में भी कि स्वतंत्रता को उच्छृंखलता में धीरे धीरे परिवर्तित करने की कोशिश कर रहा है एक वर्ग। वो एक अलग बात है, उसके कारण से इतना सफलतापूर्व, इतना सुनियोजित इस आपदा का प्रबंधन भारतवर्ष में हुआ, दुनिया में कहीं नहीं हुआ।
और इसके पीछे एक मूलभूत जो अंतर है भारत का और दुनिया का, आप सब लोगों ने देखा होगा कि उस समय के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि हमें हमारी इकोनॉमी को बचाना ये हमारी प्राथमिकता है, अर्थतंत्र को बचाना प्राथमिकता है। उस समय भारत ने कहा कि मानवता बचाना ये प्राथमिकता है। और यही कारण है कि बिना शोर शराबा किए हुए भारतवर्ष में एक निश्चित कदम रखते हुए इस आपदा के ऊपर धीरे धीरे नियंत्रण करने की कोशिश हुई। और वो कोशिश यहाँ तक हुई कि संपूर्ण समाज ने अपना अपना योगदान दिया। वो योगदान जो एकदम जिसको धरातल पे सफाई करने वाले कर्मचारी से लेकर के और भारतवर्ष के सर्वोत्कृष्ट वैज्ञानिकों तक सबने मिलकर के अपना अपना योगदान दिया। लोगों ने विभ्रम कितने भी उत्पन्न करने की कोशिश की, उसके बावजूद भारतवर्ष का समाज जुटा रहा उस आपदा को और ठीक करने में, उस आपदा का प्रबंधन करने में। और इसलिए हुआ कि सब प्रकार की सावधानियां, सफाई वगैरह इनका ध्यान नीचे के जो जिनको हम अभी कोरोना वॉरियर्स के नाम से प्रख्यात किए गए, ऐसे सब कर्मचारी और सब लोगों ने किया। तो हमारे वैज्ञानिक लैब्स में जुट गए कि इस महामारी का वैज्ञानिक तरीका प्रबंधन का क्या हो सकता है। और लोग कहते रहे, लेकिन सबसे जल्दी और सबसे सस्ती वैक्सीन आ गई। वैक्सीन आई तो उस वैक्सीन का भी नाम लोगों ने भारतवर्ष में, मैंने कहा कि एक वर्ग ऐसा हो गया है कि हर अच्छाई में से भी बुराई ढूंढने की कोशिश करता है। उसका नाम भी जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके नाम से कहा और हमने इस वैक्सीन को नहीं लेना। ये असफल कोशिश कुछ लोगों ने करने की कोशिश की, लेकिन भारतवर्ष के समाज ने सब चीजों को देखा है, नजदीक से समझा है। और इसलिए मानवता के बचाने के अभियान में सब लोगों ने एकजुट होकर के प्रयास किया। ये भारतवर्ष की विशेषता है। बाकी समाज जो जो विकसित कहे जाते हैं, जिसके लिए कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा, बहुत जल्दी अमेरिका का भी स्थान लेगा, ऐसे इकोनॉमी बनने जा रहा चीन, उसके बारे में तो आप सब लोगों ने देख ही लिया है कि ये अभी एक नोबेल लॉरिएट का जो है संदेश ये पूरे सब जगह पर वायरल हो रहा है। उनका कहना है कि मैं वुहान के जो लैब के जो लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, वहाँ मैं रह चुका हूँ, मैं वहाँ के लोगों को जानता हूँ। मैंने उनको संपर्क करने की कोशिश की, किसी से संपर्क नहीं हो पाया। मुझे अब जानकारी मिल रही है कि उसमें से बहुत सारे लोग अब जीवित भी नहीं है शायद। लेकिन मेरा ये निश्चित मत है कि ये नेचुरल जो कैलेमिटी नहीं थी, ये कैलेमिटी आर्टिफिशियल थी, ये मैन मेड कैलेमिटी थी। और जो संक्राणु, जो विषाणु, जो वायरसेस पैदा हुए, वो अपने आप प्रकृति में पैदा नहीं हुए, वो शायद लैब में जनित हुए हैं। और आज भले ही विश्वास न करें, आने वाले समय में पीढ़ियां मेरा ये विश्वास करेंगी कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न चीन के बारे में आ रहे हैं कि वो अपने आपके स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये अविश्वास के कारण से वैज्ञानिक हों, चाहे समाजजीवी हों, बाकी लोग हों, सब लोगों का ये आकलन आता है कि ये देश विश्वसनीय देश नहीं है। और लोकतंत्र नाम की चीज जिसको कहा जाता है, वो तो समाज संचालन के लिए वहां पर दिखाई देती नहीं है। और रूस वगैरह का और बाकी स्थितियां हम सब लोग जानते हैं। तो विश्व की जो संरचना है, रचना है, वो एक तरह से नए सिरे से खड़ी हो रही है। नए ग्लोबल स्टैंडर्ड्स तय हो रहे हैं और उन ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को तय करना और विश्व की संरचना के अंदर एक महत्वपूर्ण योगदान भारतवर्ष का है, हो रहा है और आने वाले समय में होगा। और ये निश्चित बात है कि भारतवर्ष के संदर्भ में किसी भी विषय की जब हम चर्चा करते हैं, वो एजुकेशन है, उस एजुकेशन का एक भाग तकनीकी एजुकेशन है,
जब भी हम इन विषयों की चर्चा करते हैं तो वो भारतवर्ष का ही संदर्भ नहीं रहता है, वो संदर्भ दुनिया का संदर्भ बनता है। भारतवर्ष की शिक्षा, भारतवर्ष की तकनीकी शिक्षा, ये केवल भारतवर्ष के समाज की के संदर्भ में नहीं, ये भारतवर्ष दुनिया के संदर्भ में अपनी भूमिका अदा कर रहा है, करेगा, और इसके संदर्भ में उसकी चर्चा होना स्वाभाविक हो जाता है। दूसरा एक विषय ये है कि अभी जो वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने अपने इन पिछले 5-6 वर्षों में तकनीकी शिक्षा ये समाज के परिवर्तन के लिए और समाज के साथ-साथ देश की आर्थिक तंत्र को भी परिवर्तन करने के लिए, देश को समृद्धशाली देश बनाने के लिए कैसे उपयोगी है, उसके कई सारे सुझाव, कई सारे प्लेटफॉर्म, कई रचनाएं उन्होंने, सरकारी रचनाएं उन्होंने खड़ी की हैं, खड़ी कर रहे हैं। और एक नैरेटिव वो सेट करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें सफलता भी मिलती जा रही है कि भारतवर्ष का यूथ अपने इस योगदान को सोचे और उसमें अपनी भूमिका का निर्वहन करे। इस नैरेटिव की ओर वो ले जा रहे हैं और इस दृष्टि से मुझे लगता है कि ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इस संदेश को समझें और इस संदेश के अनुसार आगे बढ़ें। अभी जो मुहिम छेड़ी है, वो मुहिम छेड़ी है आत्मनिर्भर भारत कैसे बने। आत्मनिर्भर भारत फिर से कैसे बने, मैं इसमें ये जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि भारतवर्ष आत्मनिर्भर रहा है हर दृष्टि से, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, हर दृष्टि से। वो कैसे फिर से आत्मनिर्भर बने, और भारतवर्ष को यदि आत्मनिर्भर बनना है तो उसके लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे हो। और टेक्नोलॉजी का उपयोग होने का मतलब है कि टेक्निकल स्टडीज और उनके स्टूडेंट्स वो किस प्रकार से इसमें अपना योगदान दे सकते हैं। एजुकेशन की जो भूमिका है वो हम सब जानते हैं, सामाजिक और आर्थिक प्रोग्रेस किसी भी समाज के लिए ये महत्वपूर्ण है, और ये किसी भी व्यक्ति के लिए या व्यक्तियों के समूह के लिए कैसे नई नई अपॉर्चुनिटीज लेकर के आई जा सकती हैं, ये एजुकेशन के माध्यम से हो सकता है। और प्रधानमंत्री से लेकर के शिक्षाविद, शिक्षक, सब लोग इस दृष्टि से आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि से जब विचार करते हैं, तब ध्यान निश्चित रूप से टेक्निकल एजुकेशन की ओर निश्चित रूप से जाता है। नई शिक्षा नीति 2020 का जिक्र अभी गुलाटी जी ने किया है, उसमें कई संदर्भ हैं, टेक्निकल एजुकेशन का संदर्भ भी उन्होंने उसमें बताया है। मैं ये कहूंगा कि ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, ये हमें फिर से अपनी शिक्षा के कैंपसेस के बारे में सोचने का एक अवसर देती है। कैंपसेस को कैसे हम रेजुनेट और रिवैम्प कर दें कि ये आज के और आने वाले संदर्भों के लिए, ये हमेशा के लिए इनकी भूमिका ये सुनिश्चित हो सके। और इस वजह से हम सब लोगों को टेक्निकल एजुकेशन से लेकर के बाकी सब प्रकार की एजुकेशन के संदर्भ में जो जो नई शिक्षा नीति में सुझाव आए हैं, उन सब सुझावों के ऊपर गंभीरता से विचार करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। नई शिक्षा नीति ने जो 5+3+3+4 का जो स्कूल एजुकेशन है, वहां से लेकर के एक भारतवर्ष में जन्म लिया हुआ बच्चा 3 साल के बाद में कैसे एक ग्लोबल सिटीजन बन करके खड़ा होगा,
और ग्लोबल सिटीजन जब कहते हैं तो भारत के संदर्भ के रूप में कहते हैं, वो कैसे बन करके खड़ा होगा, इसके संदर्भ में शिक्षा नीति ने चर्चा की। कैसे नीचे जड़ से लेकर के पूरे ब्रह्मांड, यूनिवर्स, जहान की जानकारी उसको मिले, इसकी चर्चा करना, मनुष्य कैसे मानवता की ओर जाए, इसकी चर्चा करना, आज के से लेकर के आने वाले समय, आधुनिक समय की ओर कैसे बढ़े मनुष्य, इसकी ओर जाए कैसे, उसमें एक विशेष बात जो जोड़ी गई है, जो ध्यान देने की आवश्यकता है, जो परिवर्तन करने की आवश्यकता है, वो इस नीति के अंदर जोर देकर के कहा गया है कि बाल्यकाल की शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए। कल एक सेमिनार में मैं था, प्रत्यक्ष सेमिनार यहाँ पर आयोजित हुई थी, उसमें यहाँ की जो MNIT है उसके डायरेक्टर आए थे, डॉक्टर उदय कुमार, और उन्होंने कहा है, सब संदर्भों की बात करते करते उन्होंने कहा कि NIT में हम अगले वर्ष में संभवतः हिंदी में भी टीचिंग शुरू कर देंगे। अब ये एक NIT के डायरेक्टर का इस प्रकार से बताना और अपने कैंपस के अंदर ये परिवर्तन लाना, मुझे लगता है कि यदि NEP ने इस प्रकार से प्रेरित किया है तो ये स्वागत योग्य कदम है। केवल हिंदी में शिक्षा का विषय नहीं है। भारतवर्ष की शिक्षा, तकनीकी विज्ञान की शिक्षा लंबे समय तक दूर रखी गई बहुत सारे मेधावी छात्रों से, यह कह करके कि इसमें हमारे बुक्स नहीं है, हमारी सारी रिसर्चेज इस भाषा में नहीं है, भारतीय भाषाओं में नहीं है, केवल अंग्रेजी में ही उपलब्ध होती है। इसलिए जो सामान्य संकोची स्वभाव का, दूर दराज का मेधावी छात्र है, वो अपने आप को मानता रहा है कि मैं इस प्रकार की हाई प्रोफाइल एजुकेशन में प्राप्त कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि इस और हमारे तकनीकी संस्थानों को सबको ध्यान देने की आवश्यकता है, जिसमें शिक्षकों की भूमिका विशेष रूप से रहेगी। एक लंबे समय तक शिक्षकों ने ये एटीट्यूड लिया हुआ रहा कि अंग्रेजी के अलावा हम क्लास में हिंदी में कैसे पढ़ा सकते हैं। मुझे लगता है कि इस एटीट्यूड, इस मानसिकता से बाहर आना पड़ेगा। और इस नॉर्दर्न भारत में तो हिंदी प्रासंगिक है, लेकिन बाकी भारतवर्ष के बाकी हिस्सों में, बाकी जो हमारी भारतीय भाषाएं हैं, उनमें भी यदि शिक्षा ग्रहण करना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन प्राप्त करना ये विद्यार्थी चाहता है, तो ये उपलब्ध कराना चाहिए। ऐसा एक इसमें से मुझे लगता है, और नई शिक्षा नीति इसके ऊपर बहुत जोर दे करके इस बात को कहती है। वो कह रहे थे, वो रहने वाले उधर के हैं, आंध्र के, जो मैं NIT डायरेक्टर की बात कर रहा हूँ, वो कहने लगे कि मैं सोचता अपनी भाषा, मातृभाषा में हूँ, ट्रांसलेट अंग्रेजी में करके बोलता हूँ, तो मुझे पता है इस बात का कि मैं ठीक ढंग से संवाद करने के बावजूद भी कितनी परेशानी आती है। व्यक्ति की थिंकिंग प्रोसेस जिस भाषा में होती है और उसको ट्रांसलेट करके लोगों को बताने की जो भाषा, वो अलग होने में कितनी परेशानी होती है, उसका वो जिक्र कर रहे थे। दूसरा मुझे लगता है कि एक टेक्नोलॉजी के और साइंस के और अध्ययन की दृष्टि से, स्टडीज की दृष्टि से एक विषय और भी कहा गया है कि ये सब भारतवर्ष के बाहर जो विकसित देश हैं, वहीं पे ये सब सुविधाएं ज्यादा हैं। लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि ये नैरेटिव ठीक नहीं था। भारतवर्ष के यूथ ने यहाँ की जो उपलब्ध सुविधाएं थी, उन सुविधाओं में से भी एजुकेशन लेकर के भारत से बाहर गए, क्योंकि जीवन का संदर्भ उनको ध्यान नहीं था। जीवन के संदर्भ कैसे होते हैं वो ध्यान न होने के कारण से यहाँ जो भी उपलब्ध शिक्षा है उसको लेकर के विदेश में जाना। और ये कहा जाता है कि अमेरिका की जो सिलिकॉन वैली है, उसकी आधी आबादी ये भारतवर्ष के लोगों की है।
और लोग ये अनुमान बताते हैं कि उस आधी आबादी सिलिकॉन वैली की, भारतवर्ष के लोगों की वहां से हटा दी जाए, तो जो आज दुनिया का अर्थतंत्र है दुनिया में यूएस का, वो ऊपर से 7वें नंबर पे आ जाता है। इतना योगदान उसके द्वारा है। तो ये नैरेटिव ये हुआ कि एजुकेशन किस चीज के लिए ले रहे हैं, क्यों एजुकेशन ले रहे हैं हम लोग, और एजुकेशन लेकर के हमें करना क्या है। तो उस में से हमारे विद्यार्थी ने, हमारे यूथ ने ये सोचा कि एजुकेशन का लेने का मतलब है कि अधिक से अधिक एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन वो होती है जिसके कारण से मेरा प्लेसमेंट अच्छा होता है, और प्लेसमेंट अच्छा होता है तो वो प्लेसमेंट कौन अच्छा दे सकता है। तो आप सब लोग जानते हैं कि भारतवर्ष के समाज में धीरे धीरे थोड़ा सा का बदल होने लगता है। लंबे समय तक और अभी भी वर्तमान में भी जो एक बात है वो है कि अधिकांश एजुकेटेड व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब चाहता है। गवर्नमेंट जॉब का मतलब होता है कि देयर इज नो रिस्क, पैसा कम हो भले, देयर इज नो रिस्क। फिर ये बदल आया थोड़ा सा कि मल्टीनेशनल्स के जॉब मिल जाएं, तो वहां पर पैसा ज्यादा है बट देयर इज ए लिटिल रिस्क। आज उस जॉब में है, कल क्या होगा उसका तय नहीं है, लेकिन थोड़ी रिस्क लेने की प्रवृत्ति जगी है। मुझे लगता है कि अब जो देश भर का नैरेटिव चल रहा है या चलना चाहिए, और हमारे संस्थानों को, हमारे एजुकेशनिस्ट को, हमारे टीचर्स को जो नैरेटिव चलाना चाहिए कि एजुकेटेड व्यक्ति ये रिस्क लेना जाने, पैसा कम हो या ज्यादा हो, ये बिना रिस्क के जीवन आगे चलता नहीं है। सेफ साइड यदि चलेंगे तो उस सेफ साइड के कारण से आगे बढ़ नहीं सकते हम। और इसलिए ये जो एक शब्द प्रयोग होता है एंटरप्रेन्योरशिप का, एंटरप्रेन्योर यानी कौन होता है, यानी एंटरप्रेन्योर यानी वो व्यक्ति जो कोई नए एंटरप्राइजेस, नए वेंचर्स या नए आइडियाज सामने रख करके आगे बढ़े और उनके लिए जवाबदेह भी हो, अकाउंटेबल भी हो। पर्सन हु हैज पोजीशन ऑफ ए न्यू एंटरप्राइज, ए वेंचर और ए आइडिया एंड इज अकाउंटेबल फॉर दैट। और जब ये होता है तो एक इनहेरेंट बात इसमें से निकलती है कि उसके आउटकम की रिस्क वो भी लेने के लिए तैयार होता है, वो एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। ये एंटरप्रेन्योरशिप भारतवर्ष में लंबे समय से नहीं आई। अब मैं जो बार बार इसका उल्लेख कर रहा हूं कि अब बदल रहा है, इसका कारण यह है कि ये चर्चाएं हमारे शिक्षक भी करने लगे हैं और जो व्यवस्था में जो सर्वोच्च स्तर पे बैठे हुए लोग हैं वो भी कर रहे हैं, उसका असर हो रहा है। इसलिए ये नैरेटिव्स बदल रहे हैं। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप की दृष्टि से भारतवर्ष में व्यवस्था तो 1980s में ही शुरू हो गई थी। आप सब लोग जानते होंगे कि टेक्नोलॉजी इनोवेशन मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इंफॉर्मेशन सर्विस, टाइम इज, ऐसे कहकर के एक प्रोजेक्ट भारतवर्ष में चल रहा है। और इसका एम यह है कि जो टेक्नोप्रेन्योर्स हैं उन लोगों को नई टेक्नोलॉजीज निकालने के लिए मदद करना, नए प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए मदद करना, फंडिंग ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में जानकारी देना, और जो गवर्नमेंट की व्यवस्था की जो पॉलिसीज हैं उसके बारे में जानकारी देना। और शुरू में किसी ने कोई स्टार्टअप शुरू किया है तो इसके लिए कुछ इंसेंटिव्स देने की स्कीम्स देना, और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल करवाना, ये सब काम इस टाइम इज, इसका एम है। ये भारतवर्ष में ये एस्टेब्लिश्ड है। अभी तक इसके माध्यम से लगभग 2000 के आसपास 1975 समथिंग ऐसे टेक्नोलॉजीज इस प्रोजेक्ट के माध्यम से उपलब्ध हैं। फिक्की इसका पार्टनर है। हम सब लोग जानते हैं कि फिक्की एक इम्पोर्टेंट संस्था है इन सब विषयों के बारे में, वो इसका पार्टनर है। नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बोर्ड ये 80s में स्थापित हो गया था,
और ये डीएसटी की एजिस के अंतर्गत स्थापित हुआ है। लेकिन टेक्नोलॉजी पढ़ने वाला विद्यार्थी बहुत कम संख्या के अंदर, बहुत रेयर नंबर में इन संस्थाओं की जानकारी रखता है। इसको जानकारी ही नहीं थी, उसको केवल एक जानकारी थी कि वो मल्टीनेशनल्स में उसको तो जाना है। इसलिए टॉप जो संस्थाएं हैं हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की देश की, वो योग्य मेधावी लोगों को तैयार तो करती रही, लेकिन वो सारी मेधा विदेश में जाती रही। ये जो ब्रेन ड्रेन का जो चला भारतवर्ष के अंदर, ये जो दंश भारतवर्ष ने झेला है पिछले 70 वर्षों के अंदर, इसके कारण से इस भारतवर्ष के समाज की यूथ की जो कैपेसिटीज हैं, जो क्षमताएं हैं, जो मेधाएं हैं, उनका उपयोग भारतवर्ष के समाज के, भारतवर्ष के विकास के लिए नहीं हो पाया। इसकी ओर ध्यान देना पड़ेगा हमारे सभी लोगों को जो इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के संदर्भ में जिनकी चिंता रहती है, उनको सबको ध्यान में देना। और इसके दृष्टि से जिस प्रकार से एनईपी भी कहती है कि सभी कोर्सेज को अद्यतन करना पड़ेगा। आप सब लोग जो जो टेक्निकल एजुकेशन से जुड़े हुए टीचर्स हैं विशेष रूप से, और जो शिक्षाविद हैं या स्टूडेंट्स भी हैं हायर क्लासेस के, उनको इस बात का पता है कि एआईसीटीई ने पिछले 2 वर्षों में सभी जो कोर्सेज हैं, सब लेवल के जो कोर्सेज हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, उन सब को रिवाइव करना, रिवैलिडेट करना, उनको अद्यतन करना, ये अभियान पिछले 2 वर्षों से चला रखा है। ऐसा ही अभियान यूजीसी ने भी चला रखा है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति कैसी भारतवर्ष की हो, इसकी जब चर्चा पिछले 5 साढ़े 5 वर्षों में चली थी और उसमें से कुछ सुझाव आना प्रारंभ हो गए थे, उसी में से भारतवर्ष की सरकार ने इन जो हमारी हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो हमारी संस्थाएं हैं, एजेंसीज हैं, उनको ये निर्देशित करना प्रारंभ कर दिया था कि आने वाले समय में भारतवर्ष की एजुकेशन किस दिशा की ओर जानी चाहिए, उसकी ओर कदम बढ़ाइए। इसलिए मुझे ध्यान है कि 2 वर्ष पूर्व, 2.5 वर्ष पूर्व बल्कि एमएचआरडी मिनिस्ट्री की ओर से और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने मूक कोर्सेज के लिए पोर्टल की, स्वयं प्रभा पोर्टल की लॉन्चिंग की थी। और सभी यूनिवर्सिटीज से ये कहा गया था कि हम टीचर्स और स्टूडेंट्स को इस ओर आकर्षित करें कि वो अपने चॉइस के कोर्सेज मूक पोर्टल के थ्रू ले सकते हैं। ये डेवलपमेंट 2.5-3 साल पहले ही यूजीसी और एआईसीटी के द्वारा हो गए थे। तो ये प्रारंभ हुए हैं एजेंसीज के द्वारा। ये धीरे धीरे कैंपसेस में परकोलेट होने की आवश्यकता है, ये चेंजेस। और इसलिए जो शिक्षा नीति के बाकी विषय है, केवल टेक्निकल कोर्सेज को केवल ठीक करेंगे इतना विषय से काम चलेगा नहीं, क्योंकि जिस भी कैंपस में वो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन हो या वो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन हो, जिस भी इंस्टीट्यूशन में विद्यार्थी आता है, उस सबको इस एनईपी 2020 की जो रिकमेंडेशंस है उसके अनुसार उसको शिक्षा लेने की आवश्यकता है। ऐसा एक इकोसिस्टम हमें बनाने की आवश्यकता है। और इसलिए एनईपी कहती है कि जो स्टूडेंट का जो पैशन है उसको फॉलो करने की सुविधा देनी चाहिए कैंपसेस को, और इसके कारण से स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। जॉब की रिक्वायरमेंट के लिए यदि उसको एग्जिट चाहिए तो मल्टीपल एग्जिट की सुविधा उसको देने की आवश्यकता है, मल्टीपल ऑप्शंस उसको देने की आवश्यकता है, लार्ज नंबर ऑफ चॉइसेस ऑफ सब्जेक्ट्स देने की आवश्यकता है। स्ट्रीमिंग छोड़िए, रेजिमेंटेशन छोड़िए, उससे मुक्त करिए। और इसलिए क्रेडिट बैंक की स्थापना की बात उसमें से आई है। और जीवन भर एक ही जॉब में जीवन भर रहें इसकी जरूरत नहीं है, अलग अलग जॉब में जाएं, ये आज की आवश्यकता है। आज का यूथ चाहता है, वो बदलना चाहता है, वो निरंतर स्किलफुल रहना चाहता है, उसको रहना चाहिए, ये आज की आवश्यकता है। और समाज में विभिन्न जो वर्ग हैं, वो वर्ग, उन वर्गों की डिग्निटी रिकॉग्नाइज करने की आवश्यकता है।
निम्न वर्ग, उच्च वर्ग वगैरह, ये जो सब जो विकार आए हैं, उन विकारों से ऊपर उठ करके डिग्निटी ऑफ एवरी क्लास, डिग्निटी ऑफ एवरी लेवल, ये हमारा यूथ इसको जाने। और इसके लिए प्रत्यक्ष उसको समाज का अनुभव चाहिए, समाज में क्या चल रहा है उसका अनुभव सभी संस्थान दे सकें। इसलिए बार बार राष्ट्रपति के यहाँ से और राष्ट्रपति के माध्यम से गवर्नर्स, चांसलर्स के यहाँ से बार बार इंस्टीट्यूशन को ये विषय बात जाती है कि आप अपने नियर बाई विलेजेस को अडॉप्ट करिए और वहां पर सोशल, एजुकेशनल, कल्चरल जो कुछ चेंजेस यूथ कर सकता है, यूथ के माध्यम से हो सकता है, अडॉप्ट करके गाँव को उनको चेंज करने की। और तीसरी बात है कि श्रम जो है उसकी डिग्निटी, कोई भी जो काम है वो डिग्निफाइड काम ही होता है। ये काम ऊंचा, ये नीचा, ये नहीं है। ये हर स्टूडेंट को, हर हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ने वाले, वो भले ही एकेडमिक इंस्टीट्यूशन हो या टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन हो, उन सब में ये जाने की आवश्यकता है। और इस एनईपी एक और बात करी है, expansion of the technical education is moving beyond the technical educational institution। उनका ये कहना है कि ये बाकी इंस्टीट्यूशंस तक जाए और ये केवल हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तक नहीं जाए, ये स्कूल तक भी जाए। इसलिए 6th स्टैंडर्ड के बाद में 8वीं से स्किल्स सिखाना बच्चों को ये जरूरी कर होना चाहिए। और चाहे वो आर्ट्स का हो, सोशल साइंस का हो, किसी भी विषय का, किसी भी स्ट्रीम का विद्यार्थी हो, सबको स्किल्स आना चाहिए। आज की जो टेक्नोलॉजीज मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक हैं, उन टेक्नोलॉजीज का ज्ञान हर किसी को होने की आवश्यकता है। तो ये टेक्नोलॉजी, जैसे बातचीत आई कि जीवन के हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी आज पहुंची है, तो कोई भी स्टूडेंट इस टेक्नोलॉजी की पहुंच से दूर क्यों होना चाहिए। हर स्टूडेंट तक वो टेक्नोलॉजी जानी चाहिए। अभी इस कोविड काल में हम लोग ये वेबिनार कर रहे हैं और जैसे चर्चा आई कि हमारे कैंपसेस के माध्यम से और वर्चुअल क्लासेस हुई, वर्चुअल एग्जामिनेशंस भी हुए, तो ये जो इस टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ है कि स्टूडेंट जो अंतिम छोर पे किसी भी गांव ढाणी छोटे प्लेस के अंदर बैठा हुआ है, वहां तक इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से एजुकेशन पहुंची है। तो भारतवर्ष का यूथ इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए अंतिम छोर के समाज के व्यक्ति की विकास के लिए भी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उसको आगे बढ़ाए। और इसलिए एनईपी कहती है कि रिसर्च और एजुकेशन का गैप खत्म हो, एजुकेशन मस्ट बी फुल ऑफ रिसर्च। और इसलिए ये व्यवस्था भी करने की बात आ रही है कि रिसर्च फाउंडेशन बने। ये भी बात आ रही है कि आने वाले 2025-30 तक भारतवर्ष के जितने विद्यार्थी हायर एजुकेशन में आते हैं, उनमें कम से कम 50% स्टूडेंट्स को डायरेक्ट प्रोफेशनल एजुकेशन, टेक्नोलॉजी का ज्ञान उसको हो जाए, वो ठीक ढंग से प्रोफेशनल एजुकेशन लेकर के चला जाए। और इसकी सुविधा देने के लिए पहले से ही स्थापित ये जो बोर्ड वगैरह हैं, उनके अलावा एक एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम बने, जो सब प्रकार की टेक्नोलॉजिकल आवश्यकताएं उनकी पूर्ति के लिए और सुविधाएं उपलब्ध कराए। इस प्रकार की सब बातें धीरे धीरे आगे बढ़ने की एनईपी ये इंगित करती है भारत के समाज को, और भारत के समाज के लिए भारत के संस्थानों को, और भारत के संस्थान इस प्रकार के यूथ उनको आगे लेकर के जाएं। इस सब के अंदर एक एनईपी में जो महत्वपूर्ण बात कही गई है, रिकॉग्नाइज द डिग्निटी ऑफ टीचर। समहाउ हमारे भारतवर्ष में शिक्षक सबसे ऊंचे पायदान पे रहते हुए भी शिक्षक की डिग्निटी, इसके ऊपर प्रश्न खड़े होते चले गए, कुछ व्यवस्थाओं के कारण से और कुछ टीचर्स के व्यवहार के कारण से। क्योंकि जैसी शिक्षा लेकर के टीचर्स निकलते हैं, जैसी शिक्षा उपलब्ध है कैंपसेस में, उसी में से शिक्षक निकलते हैं तो समाज के सब क्षेत्रों में जाते हैं, वही लोग शिक्षक भी बनते हैं। और इसलिए शिक्षक की भूमिका क्या होती है, समाज के बाकी व्यवसायों के लोगों की भूमिका क्या होती है,
शिक्षक कैसे बाकी व्यवसायों से अलग है, और शिक्षक जब कह दिया तो सीधा उसका संदर्भ सेवा से ही जुड़ जाता है, चैरिटी से ही जुड़ जाता है। तो ये जो समाज का जो काम है, ये मनुष्य निर्माण का जो काम शिक्षक का है, ये जो डिग्निफाइड वर्क है, ये डिग्निफाइड वर्क स्वयं शिक्षक को भी समझने की आवश्यकता है और समाज को भी समझने की आवश्यकता है। और इसलिए ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होना है एजुकेशनल सिस्टम के अंदर, ये ट्रांसफॉर्मेशन शिक्षक के माध्यम से ही होगा। और इसलिए टेक्निकल एजुकेशन के संस्थानों के शिक्षकों को इस ओर ध्यान देना पड़ेगा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए यदि वैसे यूथ चाहिए, उस प्रकार के यूथ चाहिए, ये नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी यदि आगे भारतवर्ष का ये भविष्य है, तो उसके लिए वैसा मैन पावर चाहिए, वैसा ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। वैसा ह्यूमन रिसोर्स तैयार करने के लिए उस प्रकार की कैपेसिटी वाले कैंपसेस चाहिए, और उन कैंपसेस को तैयार करने का काम टीचर्स का होता है। इस रोल को हमें समझने की आवश्यकता है। और इस दृष्टि से मुझे लगता है कि जब हम इस प्रकार की बातचीत, टेक्नोलॉजी के संबंध की बातचीत जब हम करते हैं, उसके संदर्भ को हम जोड़ने की बात करते हैं, तो उसमें से ये बात आती है जिसका टाइम इज ये कह करके मैंने प्रोजेक्ट बताया है, उसके अंदर एक बात ये आती है कि वही धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ जाए कि जो हमारा यूथ है वो जॉब सीकर की बजाय जॉब जनरेटर और जॉब प्रोवाइडर के रूप में कन्वर्ट हो जाए। ये ताकत है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। भारत के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूशंस उस ताकत को समझें, इस ताकत को हमारे यूथ को समझाएं। ये मुझे लगता है कि बहुत आवश्यक एक आज के संदर्भ में आप सब लोगों से चर्चा करते समय मुझे लगता है। बहुत सारी बातें आती रहती हैं कि भाई आने वाले समय में, जैसे अभी एक वीडियो प्ले भी हुआ, हम हर दैनंदिन काम में हम ये देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये एक जगह ले चुका है और आने वाले समय में लेने वाला है। हम लोग कहीं भी जाते हैं तुरंत हम ऑन कर लेते हैं कि नेविगेशन के माध्यम से हम जाएंगे। इसमें बहुत बड़ा रोल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। जीवन के हर क्षेत्र में आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल होगा। टेक्नोलॉजी के बाकी डेवलपमेंट दुनिया के मनुष्य समाज के जीवन को कैसे आगे बढ़ा सकता है, इसकी ओर भारतवर्ष के लोग सोचेंगे। तो जैसे शुरुआत में मैंने कहा कि भारतवर्ष के लोग जब सोचते हैं तो वो जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जो एक्ट लोकली थिंक ग्लोबली, उसी प्रकार से करते हैं। अपने अपने स्थान के ऊपर वो जुट जाते हैं, लेकिन जुटने के बाद में उनका ध्येय ये नहीं होता है कि मेरे आसपास, मैं और मेरे आसपास का ही मैं समाधान ढूंढूंगा। ये समाधान दुनिया के लिए होता है। इसलिए कोविड की वैक्सीन केवल भारतवर्ष के लोगों के लिए तैयार नहीं हुई। कोविड की वैक्सीन सैकड़ों देशों के अंदर जा रही है। भारतवर्ष ने ये कहा है कि हमारे पास एक क्षमता है और हमारी सोच ये है कि मनुष्य समाज दुनिया में कहीं भी रहे वो सुखी और संपन्न इस रूप में अपना जीवन यापन करे। तो वो जो चिंता और वो जो भारतवर्ष का सोच है वो हमारे यूथ के माध्यम से जाए, और विशेष रूप से टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रशिक्षित यूथ इस समाधान में आगे आए। ऐसा मुझे लगता है कि हम लोग सोच सकते हैं। ऐसे कुछ बातचीत मैंने आप सब लोगों के सामने रखी है। इनोवेशंस का समय है, लेकिन समाज इनोवेशंस को अडेप्ट भी करे, ये भी विषय आगे ले जाना है। तो टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस के कैंपसेस के टीचर्स को ये आगे ले जाना पड़ेगा। हम सब लोग मिलकर के भारत के इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ेंगे। कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स एंड इंस्टीट्यूट्स की जाए, ब्रेन ड्रेन रुके
भारत केंद्रित व्यवस्थाएं खड़ी हो जाएं, सब यूथ का जो सक्षमता है वो भारत केंद्रित बने, लेकिन वो दुनिया के लिए आगे बढ़े इसी में, और भारतवर्ष अपना ये जो एक भूमिका है दुनिया को आगे ले जाने की, उसको निभा सकेगा। इसका मुख्य जो आधार है हमारा यूथ का, टेक्नोलॉजी का इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। आप सब लोगों का हार्दिक आभार। Thank you so much, sir, for the wonderful explanation on the topic. Also, we are grateful for the time and effort you took to share your thoughts and experience with us. अब मैं जगराम जी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। श्री जगराम जी अखिल भारतीय स्तर के प्रचारक हैं। मूल रूप से श्री जगराम जी ग्वालियर मध्य प्रदेश के निवासी हैं तथा माननीय श्री कृष्ण गोपाल जी के सहयोगी भी रह चुके हैं। वर्तमान में श्री जगराम जी शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के उत्तर क्षेत्र संयोजक हैं और वर्तमान में चंडीगढ़ केंद्र संभाल रहे हैं। अभी फिलहाल सर 3 दिन की संगोष्ठी में व्यस्त होने के कारण हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने अपना खेद भी व्यक्त किया है और साथ ही साथ हम सबको अपनी शुभकामनाएं भी भेजी हैं। अब मैं पॉलिटेक्निक टेरी के प्रिंसिपल प्रोफेसर सुधीर सर को आभार अभिव्यक्ति के लिए बुलाना चाहती हूँ। सर प्लीज। वेबिनार में जुड़े सभी प्रतिष्ठित व्यक्तिगणों को सादर प्रणाम। इस कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य वक्ता डॉक्टर केसी शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपना कीमती समय देकर हमारे साथ वो जुड़े। वह भारतीय संदर्भ में तकनीकी शिक्षा की प्रासंगिकता पर अपने उत्तम और सारोगर्भित विचार रखने के लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री जगराम जी जो किसी कारणवश हमसे नहीं जुड़ पाए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर सागर गुलाटी जी, डायरेक्टर टेरी कुरुक्षेत्र, उनके प्रेरक उद्बोधन के लिए। वे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उन्होंने अपना जो पूर्ण सहयोग हमें दिया, हमारा मार्गदर्शन किया, उसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कार्यक्रम के मुख्य संयोजक डॉक्टर संजीव शर्मा जी, रजिस्ट्रार कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र, व डॉक्टर पीसी तिवारी, प्रोफेसर एंड हेड मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जिनके मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम सफल हो पाया है। साथ में धन्यवाद डॉक्टर अनीता शर्मा जी, प्रिंसिपल DWPS भिवानी, जो हमारे साथ जुड़े। वह ऑनलाइन माध्यम से जुड़े सभी वक्ताओं और श्रोतागणों का तहे दिल से आभार। कार्यक्रम को सुचारू व्यवस्थित रूप से चलाने व संपन्न कराने के लिए प्रोफेसर पारुल का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। सुधीर, मैं आपकी बात में ऐड कर रहा हूँ, मैं अपनी ओर से और टेरी की तरफ से डॉक्टर हितेंद्र त्यागी जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि वो पूरे वेबिनार में हमारे साथ जुड़े रहे। थैंक यू सो वेरी मच सर। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। अब वक्त है कार्यक्रम के समापन का, जो हम करते हैं वंदे मातरम से, और इसके लिए मैं टेरी की छात्रा रक्षंदा को आमंत्रित करना चाहती हूँ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, शस्य श्यामलं मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी, फुल्लकुसुमिता द्रुमदला शोभिनी, सुहासिनी सुमधुर भाषिणी, सुखदां वरदां मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। थैंक यू रक्षंदा।
तो आज के इस आयोजन में सम्मिलित समस्त गणमान्य वक्ताओं का, शिक्षकों का, शोधकर्ताओं का, विद्यार्थियों का एवं अन्य सभी श्रोतागणों का मैं टेरी कॉलेज की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस आयोजन की शोभा को बढ़ाया। और आशा करती हूँ कि निकट भविष्य में भी हमें इस तरीके के वेबिनार को आयोजित करने का और इतने गणमान्य व्यक्तियों के एक्सपीरियंस को जानने का, उनकी गाइडेंस पाने का मौका मिलता रहेगा। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास हरियाणा की ओर से आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बात करनी थी सर, मौका नहीं मिला बोलने का, तो आपने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। मैं ये कह रही थी कि बच्चों को ये जानना बहुत जरूरी है कि तकनीकी शिक्षा का महत्व है स्कूलों को, क्योंकि देयर शुड बी अ ब्रिज बिटवीन स्कूल एंड कॉलेजेस। कहीं ना कहीं हम उस क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। तो जो नई एनईपी आई है उसने 12 दिन बैगलेस किया है, और अभी मैंने, जैसे सर ने जूनियर व्हाइट हेड की बात करी, सागर जी ने, मैंने उसकी क्लासेस अटेंड करी, आई बिकेम द पार्ट ऑफ इट एंड मैंने टीचर्स ट्रेनिंग ली। लेकिन मेरे को उसमें एक चीज अच्छी नहीं लगी जो मैं बता रही हूँ कि उन्होंने भी कोडिंग, उनका कोड था एंड चाइल्ड वाज यूजिंग इट। मुझे ये लगता है व्हाई नॉट वी क्रिएट आवर ओन कोड, व्हाई नॉट वी डू इट। तो उसके लिए जब मैंने सर्वे किया, बहुत लोगों से बात करी कि कोई अच्छी, इंडिया का दुर्भाग्य है कि हमारे पास ऐसे टीचर्स नहीं है कि जो सही तरीके से कोडिंग सिखा सके, कर सके। तो अल्टीमेटली मुझे ये लगा, क्योंकि हमें बच्चों को जो आजकल की जो इस समय के जो हमारे पास ऑप्शन है जॉब्स के, हमें उसके लिए तैयार नहीं करना है। पहले आप देखिए कॉल सेंटर चला, कॉल सेंटर अब बंद हो गया, अब धीरे एमबीए की डिग्रीज, दे आर जॉबलेस। मेडिकल में अगर डॉक्टर्स भी बन के आते हैं, दे आर स्ट्रगलिंग, इवन इंजीनियर्स आर स्ट्रगलिंग। हमें आज की जो शिक्षा है उसको देखना है कि 15 साल हमारे जो बच्चे आज 6 में हैं, जब वो 12th में आएंगे तब उस समय किस तरह की जॉब्स अपॉर्चुनिटी होंगी। तो वी हैव टू मेक देम स्किल अकॉर्डिंग टू दैट। तो इसीलिए आज की डेट में जो 6th स्टैंडर्ड में कोडिंग, डाटाबेस और एआई, दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट दैट वी मस्ट इनकलकेट। और मुझे इतनी मुश्किल से अपने स्कूल के लिए मिला, आप मानेंगे नहीं, मैं आप लोग से जुड़ रही हूँ ना, मुझे लग रहा है कि मुझे खजाना मिल गया, सो दैट आई कुड टॉक अबाउट इट। और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि कुछ ऐसा, मैंने सर्टिफिकेशन कोर्स कराया जहाँ के साथ टाई अप किया है, जो MIT प्रोफेसर, MIT यूके के कॉलेज के प्रोफेसरों के साथ टाई अप किया है, और जिसके साथ किया है, तो दे आर गोइंग टू टीच माय स्कूल चिल्ड्रन कोडिंग, एंड वो भी टेक्नोलॉजी से ही रहेगा, ऑनलाइन ही रहेगा, और उसमें दे आर गोइंग टू गिव देम प्रोजेक्ट्स। बट मुझे ये था कि अगर कोई सर्टिफिकेशन कोर्स ऐसा हम आप लोग के साथ स्कूलों में जोड़ सकें, तो दैट विल बी अ बेनिफिट फॉर द चिल्ड्रन। क्योंकि जब वो आपके पास आएंगे, दे विल ऑलरेडी, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन दे पास 12th, दे विल बी स्किल्ड एंड दे विल गेट द जॉब्स, जो उस समय की जो जॉब्स होंगी। क्योंकि आज की डेट में आप बच्चे सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इंजीनियर से भी बात करिए कि आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर करिए, लेकिन वो उसको ये नहीं पता व्हाई आर वी यूजिंग ब्लैक एंड रेड वायर्स, आप उनसे पूछे, उन्हें नहीं पता। वो अपने घर के बल्ब ठीक कराने, जोड़ने के लिए भी बाहर से इलेक्ट्रिशियन बुलाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये सब चीजें खो रहे हैं। मुझे बड़े प्राउडली मैं कहती हूँ कि हमारे स्कूल में जो हम काम कर रहे हैं इस समय, अभी जो नेशनल टॉय फेयर हो रहा है, उसमें हमारा स्कूल सेलेक्ट हुआ है, और हमारे बच्चों ने खुद ऐसी चीजें बनाई है, टीचर्स, बिकॉज आउटकम बेस्ड लर्निंग ही नहीं पता है किसी को। हम क्लास में एक चैप्टर पढ़ा रहे हैं जिसमें हम कह रहे हैं कि एक हाथी था, उसका नाम राम था, और उसने एक पेड़ से आम तोड़ा। फिर हम क्वेश्चन दे रहे, हाथी का नाम क्या था। अब व्हाट इज द लर्निंग? बच्चे ने तो कुछ सीखा ही नहीं। हमें जो सिखाना है, हमने, अगर हम एनिमल किंगडम की बात कर रहे हैं, तो हम उस पर कह रहे हैं, पहले हमें आपस में बैठ के सोचना है हम उसको देना क्या चाह रहे हैं। तो दैट इज आउटकम बेस्ड लर्निंग। हमें वो क्वेश्चन आंसर जिस तरह से हम पढ़ रहे थे, कहीं ना कहीं हम सबको एकजुट होकर इस नई एनईपी को इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि इसमें जो हम अपने ट्रेडिशंस के साथ जोड़ रहे हैं, चीजों को टॉयज के साथ उनको पढ़ा रहे हैं, जब तक टीचर्स के लिए मस्ट होना चाहिए, दे शुड नॉट गो टू द क्लासेस अंटिल अनलेस दे हैव द टीचिंग एड्स। बिकॉज जब तक उनके पास नहीं होगा, और वो पढ़ा क्या रहे, उससे आउटकम बेस्ड लर्निंग, एक्सपीरियंशियल बेस्ड लर्निंग नहीं होगा, तो हम सक्सेसफुल नहीं है। वो इट इज वेरी इजी टू से अनलर्न एंड रीलर्न, बट मैं अपने टीचर्स को देखती हूँ, जब मैं उनको सिखाती हूँ, जब मैं सुबह 2-2 घंटे उनके साथ बैठे लेसन प्लानिंग करती हूँ, अल्टीमेटली उनका ये आ जाता है कि मैम असेसमेंट कैसे होगा। मैं सर पीट लेती हूँ, मैंने कहा यू आर असेसिंग देम ऑलरेडी कंटिन्यूअसली, इट इज 360 डिग्री असेसमेंट एंड यू हैव, दैट इज बीइंग चेंज्ड बाय CBSE एंड यू हैव टू कम टू दैट फॉरम। माइंडसेट में लाना पड़ेगा। फर्स्ट इज माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, जो बहुत जरूरी है टेक्नोलॉजी लाने के लिए। और जो हमारे बच्चे हैं, उनको भी ये बताना पड़ेगा कि हमें व्हाट्सएप बना हम यूज किया,
फेसबुक आई, हमने यूज किया, हम क्यों नहीं क्रिएट कर रहे हैं? We have mind, we have everything, just they need a push, they need us to be there with them, and we should lead them towards technology that is needed really in drastic way, क्योंकि हर स्कूल को, हर प्रिंसिपल को, हर बंदे को चेंज होने की जरूरत है इसमें। जहां तक मुझे लगता है, जैसे मैं आप लोग को सुन रही थी, इट वाज सो इंटरेस्टिंग एंड इट वाज लाइक कि मुझे लग रहा था मेरे से संबंधित बातें हो रही हैं, तो क्योंकि आई हैव टू ब्रिंग इट इन द स्कूल्स। और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे शिक्षक शिक्षा और एनईपी के बारे में पूरे स्कूलों में करने का मौका मिला है, और उसमें मुझे संस्कृति उत्थान की तरफ से मुझे जिम्मेदारी दी गई है इन 2 विषयों की, और दोनों ही मेरे दिल के बड़ी पास हैं। और ये जो आप आज बातें कर रहे थे, मुझे लग रहा है व्हाई नॉट, आपने तिवारी जी, आपने मुझे पहले ही नहीं कहा, मैं इसमें बहुत सारे टीचर्स भी जोड़ती, क्योंकि अल्टीमेटली वी हैव टू ब्रिज स्कूल एंड कॉलेजेस। यू नो, वो जो गैप हो गया है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे बच्चे आगे जाकर उस सिस्टम में एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ कमी है जो उन दोनों को जोड़ नहीं पा रही है, एंड वी रियली नीड टू ब्रिज दिस गैप. This is the today's requirement. That is what I feel, and it was really pleasure listening you all. और इतना अच्छा लगा, और सागर जी से तो मैं लिटरली बात करना चाहती हूँ कि नंबर चाहिए मुझे, so that I could do something, you know, in this regard. डॉक्टर शर्मा, मैं भी एक छोटा सा निवेदन आपको कर रहा हूँ। हमने वी हैव रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद अ कंपनी, दे आर गोइंग टू बी इंडस्ट्री पार्टनर विद अस। इट इज अ बेंगलोर बेस्ड कंपनी, और एक आई स्किल जूनियर का प्रोग्राम हमने फॉर्मुलेट कर लिया है। आप सबके आशीर्वाद से हमें मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की अप्रूवल मिल गई है। लेटेस्ट बाय अप्रैल इट विल बी रेडी, और हम चाहेंगे कि पहला स्कूल आपका हो, जहां पर भी आप कहें हम इस प्रोग्राम को लॉन्च करें आपके सर, मैं कोडिंग और ये तो लॉन्च कर रही हूँ क्योंकि इनके साथ मेरा टाई अप हो चुका है। मैं आपके साथ भी, मैं तो कह रही हूँ आप करिए सर, आई विल टेक यू टू अदर स्कूल्स, बिकॉज़ दैट इज द ड्यूटी एंड दिस इज द चेंज दैट यू नो आवर कंट्री रिक्वायर्स. It would be great to collaborate, ma'am. It would be great. I will look forward. Yes, sir. Same here, sir. And it would be an achievement of this webinar. Yes, sir. आपकी blessing चाहिए सर। तिवारी जी, आप अनीता दीदी, मैं कुछ कहना चाहूंगा। तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं आपको पहले नहीं जोड़ पाया। नहीं, वो मुझे लगा कि आपसे रिलेटेड है, मेरे को सुनना तो था, लेकिन जैसे वीसी सर ने इतने अच्छे तरह से समझाया आपने, तो मुझे लग रहा था कि ये विषय तो मेरे पसंद का ही था, और लोगों को जोड़ना चाहिए था, और मुझे भी बोलने का मौका मिलना चाहिए था आज। हाँ, वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन के लिए आपका धन्यवाद। छीन लिया लास्ट में, इट्स अ रियल ट्रेजर फॉर अस, रियल ट्रेजर, राइट। और जो वीसी सर ने कहा, शर्मा सर ने कहा और आपने कहा, उस दिशा में हम शुरुआत कर चुके हैं न्यास के साथ, पानीपत में। आपको याद होगा, टेक्निकल एजुकेशन को स्कूल तक पहुंचाना है। सर ने कहा कि उसको टेक्निकल इंस्टीट्यूशन जो है, एनआईटीज, आईटीज, इनसे बाहर भी लाना है। सर, मैं आपसे बताना चाहूंगा, आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, इस डायरेक्शन में हम ऑलरेडी एफर्ट्स कर रहे हैं। सर, आपकी आवाज इको कर रही है, आसपास की स्कूल है, इसमें निवेदिता है, निवेदिता पब्लिक स्कूल, उनके बच्चों को हम वहां जाकर भी ट्रेनिंग देंगे, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, और उनको अपनी वर्कशॉप में भी लेकर आएंगे, मेरे बच्चों को भी, और हाँ, आपको भी जोड़ेंगे टेरी के माध्यम से। आपकी आवाज कट गई सर। वो शायद इको भी इसलिए करता है कि एक साथ सब लोगों के माइक और ये जो है ना ऑन रहते हैं ना, तो उससे थोड़ा रहता है। बंद करते हैं हम लोग। धन्यवाद, कोटि आप सबका, मैं आपको नमन, धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर। सर, मैं आप सबसे निवेदन करूंगी कि जो टॉय फेयर हो रहा है उसको सब लोग देखें। सीबीएसई ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव जो सेंट्रल से हो रहा है टॉय फेयर, तो उसको सब लोग देखें। उसमें किस तरह से ट्रेडिशनल टॉयज और स्किल बेस्ड लर्निंग के ऊपर ही और टेक्निकल बेस्ड लर्निंग के ऊपर ही ये टॉय फेयर हो रहा है, जिसमें सारे आर्टिशियंस को सबको इकट्ठा किया गया है। तो
मिनिस्ट्री भी ये जोर दे रही है कि हर स्कूल में हर बच्चा उसको देखे, और वर्चुअल है ये एग्जीबिशन। तो अगर होगा तो मैं लिंक भेजूंगी, आप सबके साथ शेयर करिएगा उस लिंक को, रजिस्टर करवाइएगा ताकि सब लोग उसको देखें, टॉय फेयर को। ये नेशनल वाइड है और सभी बच्चों को देखना चाहिए, इवन कॉलेज के, स्कूल के, सभी को। और आज का सेमिनार की सफलता के लिए सर आप सबको बहुत बहुत बधाई। अरे आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार तिवारी जी, बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको। नमस्कार मैडम। नमस्कार गुलाटी जी। आप सभी का धन्यवाद। ठीक है पारुल मैम, थैंक यू मैम। स्कूल है ना नियर बाय।